हेलो एवरीवन। जीओसी के लास्ट के लेक्चर में हम लोग देख रहे थे पेक्यूलरिटी स्पेशलिटी ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम। तो उसमें हमने क्या देखा था कि कंजुगेटेड सिस्टम में ही इलेक्ट्रॉन का पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन क्यों होता है। ये था ना, आपके मन में क्वेश्चन होगा ना कि हम अगर एक स्टेटमेंट बोल दिए कि the pi electron delocalization will only occur in such a system where we find conjugate system, conjugated system जहां भी हम पाएंगे वहीं in such a molecule where we find conjugated system in such a case only resonance occurs। रेजोनेंस उसी केस में होगा जिस किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हम कंजुगेटेड सिस्टम पाएंगे वहीं होगा। ऐसा क्यों? तो उसका जवाब हमने पिछले लेक्चर में दिया, थोड़ा सा और आज हम समझाएंगे उसी को। क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए कंजुगेटेड सिस्टम में क्या होता है, पी ऑर्बिटल्स जो लेटरल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाता है, वही जो पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्योंकि वही पी ऑर्बिटल लेटरली साइड से ओवरलैप करता है तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। एक्सिस के अलॉन्ग नहीं ओवरलैप करता है, साइड से। तो उसी पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, उसी इलेक्ट्रॉन को हम लोग पाई इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो जब पी ऑर्बिटल कंजुगेटेड हो, कंजुगेटेड सिस्टम में पी ऑर्बिटल क्या होता है, एक अरे होता है, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें पी ऑर्बिटल क्या होता है, पैरेलल होता है, सारा पी ऑर्बिटल पैरेलल होता है। और वहीं एक चॉइस क्रिएट होता है, एक प्रेफरेंस क्रिएट होता है। बीच वाले पी ऑर्बिटल के पास एक प्रेफरेंस है कि अभी हम अगर इधर पाई बॉन्ड बना रहे हैं तो वो चाहे तो इधर भी बना सकता है, लेकिन बना नहीं रहा होता है उस स्ट्रक्चर में। दूसरे स्ट्रक्चर में क्या करेगा कि जहां जिस केस में पहले बना रहा था पाई बॉन्ड वहां छोड़ देगा, फिर बगल वाले के साथ बनाना शुरू कर देगा। तो एक नया स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। पहले पाई इलेक्ट्रॉन कहीं और था, अब पाई इलेक्ट्रॉन कहीं और आ गया, तो देखिए पोजीशन चेंज हो गया ना। 1,3 ब्यूटाडाइन का केस आप याद करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट और सेकंड कार्बन, थर्ड और फोर्थ कार्बन, मतलब पहला पे डबल बॉन्ड, तीसरा पे डबल बॉन्ड, सिस्टम कंजुगेटेड, 1,3 ब्यूटाडाइन। ये है आपका 1,3 ब्यूटाडाइन, इसका केस हम लोग लिए थे। अब यही है आपका पाई इलेक्ट्रॉन और यहां है आपका पाई इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, यही पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ओवरलैप से बना है। ये जो डबल बॉन्ड है, अब क्या होगा कि यही पाई इलेक्ट्रॉन, यही पी ऑर्बिटल जो है इधर जो लेटरल ओवरलैप कर रहा है, वो क्या करने लगे, इसके साथ लेटरल ओवरलैप करने लगे, साइड से इधर ना करके इधर ओवरलैप करने लगे। जब इधर ओवरलैप करने लगेगा तो ये पी ऑर्बिटल एलोन हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, ये भी पी ऑर्बिटल अकेला हो जाएगा। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो होगा, जो यहां है, अब वो यहां से उठकर यहां आ जाएगा। इसी को तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइजेशन, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइजेशन। पोजीशन चेंज किया ना पाई इलेक्ट्रॉन, इसी को तो बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइजेशन, एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज रेजोनेंस। ऐसा किस सिस्टम में होगा, कंजुगेटेड सिस्टम में, क्योंकि कंजुगेटेड सिस्टम में ही ऐसा सिचुएशन अराइज हो सकता है। अगर ये कंजुगेटेड सिस्टम नहीं होता, 1,4 पेंटाडाइन की बात करते हैं, मतलब पी ऑर्बिटल यहां ना होके यहां रहता है, याद करें, और कार्बन का चेन बढ़ा देते हैं हम लोग, इस पी ऑर्बिटल को यहां ना रख के यहां रखने देते, तो क्या लेटरल ओवरलैप की पॉसिबिलिटी रहता? नहीं रहता ना। और जब लैटरल ओवरलैप की पॉसिबिलिटी नहीं रहता, जब लैटरल ओवरलैप की पॉसिबिलिटी नहीं रहता, तो हम क्या बोलते हैं, सिस्टम मेरा कंजुगेटेड नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा अरे, ऐसा अरेंजमेंट ऑफ पी ऑर्बिटल is only possible in a conjugated system
having alternate pi bonds at alternating position. हर एक अल्टरनेटिंग पोजीशन पे पाई बॉन्ड ऐसे ही सिस्टम में पॉसिबल है। ठीक है, अब हम बोलते थे क्या कि अगर कोई एटम कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको जब भी होना चाहिए किसके बगल में होना चाहिए, किसके बगल में, पाई बॉन्ड के बगल वाले पोजीशन पे होना चाहिए, जस्ट बगल वाले पोजीशन पे, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले पोजीशन पे, ट्रिपल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले पोजीशन पे क्या होना चाहिए, जिस भी एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो एटम आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले पोजीशन पे होना चाहिए। क्यों होना चाहिए अब वो समझेंगे। अनदर केस उसी में आप आगे लिखिएगा, ये लेते हैं। ये है आपका। अब यहां पे हमको पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइजेशन शो करना है, तो कैसे शो करेंगे, देखिए ये वाला क्या है, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले पोजीशन पे आपका एक एटम है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितना है, 2 है संयोग से। 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में एक लोन पेयर क्या हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड के बगल वाले पोजीशन पे है, वो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हो जाएगा, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोकेलाइज्ड रहेगा। तो ये क्यों डीलोकेलाइज होगा ये समझिए आप। दिख रहा आपको, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये लैटरल ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाया है। ये वाला पाई बॉन्ड दिखा रहा है। अब जब आप ये पाई बॉन्ड देख रहे हैं तो ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा ना वो पी ऑर्बिटल में रहेगा, तभी रेजोनेंस होगा। देखिए यहां भी ऑक्सीजन का हम पी ऑर्बिटल बना देते हैं। एक लोन पेयर को रहने दीजिए, एक लोन पेयर भी को ही ना पी ऑर्बिटल में दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ क्या एक रेगुलर अरे मिला हमको, लगातार पी ऑर्बिटल मिला क्या हमको, क्या इस सिस्टम को हम कंजुगेटेड बोल सकते हैं। क्यों हमने बोला था कि जो एटम कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले पोजीशन पे होना चाहिए, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका पी ऑर्बिटल लेटरल ओवरलैप करेगा। जिस एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी अगर पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट हो जाए तो उसको जस्ट बगल वाले पोजीशन पे ही होना चाहिए, तभी ऐसा हमको कॉम्बिनेशन मिल पाएगा। नहीं तो ऐसा कॉम्बिनेशन कैसे मिलता, अगर ये और दूर रहता थोड़ा सा तो क्या पी ऑर्बिटल लगातार हो पाता, नहीं हो पाता लगातार, ऐसा सीक्वेंस तैयार नहीं हो पाता, ऐसा अरेंजमेंट, ऐसा एरे तैयार नहीं हो पाता। जब ऐसा एरे तैयार नहीं हो पाता तो यहाँ जो बोले ना प्रेफरेंस पॉसिबिलिटी, यहां देखिए इस पी ऑर्बिटल के पास एक अवसर है, एक प्रेफरेंस है, एक अपॉर्चुनिटी है। क्या भाई कौन सा अवसर है, तो जब इधर बना रहे हैं पाई बॉन्ड तो चाहे तो इधर भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ऑक्सीजन का 2 लोन पेयर क्या करेगा, यहाँ कंट्रीब्यूट कर देगा लैटरल ओवरलैप में। जब यहाँ पी ऑर्बिटल का ऑक्सीजन के 2p और कार्बन के 2p में अगर लैटरल ओवरलैप होने लगेगा तो ये वाला पी ऑर्बिटल अकेला हो जाएगा, और जब ये वाला 2p ऑर्बिटल अकेला हो जाएगा तो इसी फेनोमेनन में क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डीलोकेलाइज हो जाएगा। देखिए इसी को तो रेजोनेंस बोलते हैं हम लोग।
जिसमें कि ऐसा प्रेफरेंस हो, ऐसा पॉसिबिलिटी हो, पी ऑर्बिटल के पास एक प्रेफरेंस हो कि हम इधर बनाएं कि इधर बनाएं। इसी की वजह से दो एक से अधिक स्ट्रक्चर हो जाता है मॉलिक्यूल का। ठीक है, ये था आपका कंजुगेटेड सिस्टम एंड पेक्युलरिटी ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम। ठीक है, अब देखिए यहां हम लोग रेजोनेंस पे आ रहे हैं दोबारा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों पाई बॉन्ड अल्टरनेटिंग पोजीशन पे होना चाहिए, क्यों एटम कंटेनिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल या ट्रिपल बॉन्ड के बगल वाले पोजीशन पे होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तभी रेजोनेंस होगा, तभी पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन होगा, ऐसे भी पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन नहीं होगा और मेरा सिस्टम क्या होगा, तभी कंजुगेटेड होगा। और कंजुगेटेड सिस्टम में ही क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकेलाइजेशन होता है। उसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां एसेंस ऑफ रेजोनेंस। या आप इसको बोल सकते हैं नेसेसिटी ऑफ रेजोनेंस। क्यों रेजोनेंस की जरूरत पड़ा, व्हाई इज रेजोनेंस नेसेसरी। रेजोनेंस क्यों जरूरी है, क्यों एसेंशियल है मॉलिक्यूल के लिए। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस, इसको समझने के लिए लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल। तो समझने के लिए हम लोग बेंजीन मॉलिक्यूल का केस लिए। तो बेंजीन के केस में क्या होता है, बेंजीन जब बेंजीन के बारे में हम बताएंगे अलग से, जब बेंजीन का पूरा प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे अलग से, यहाँ पर रेजोनेंस की बात करेंगे हमसे, तो वहां हम बताएंगे बेंजीन का अलग अलग स्ट्रक्चर पॉसिबल था। ठीक है ना। तो क्या था कि यहां देखिए अलग अलग साइंटिस्ट आया, लैंडेनबर्ग, डेवर, केकुले, सब ने आया, सब ने अपना अपना स्ट्रक्चर दिया बेंजीन का। क्योंकि एक समय ऐसा था 18th सेंचुरी में, सॉरी अर्ली 19th सेंचुरी में, ठीक है, उस समय क्या था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर बताना एक रहस्य था कि आखिर बेंजीन का असली स्ट्रक्चर क्या होगा। अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग स्ट्रक्चर देते चले गए। कोई बोला ये होगा, दो दो चार देख लीजिए, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला सही है ना। कोई बोला ये होगा, तो कोई आया तो बोला ये होगा। तो अलग अलग स्ट्रक्चर बेंजीन का दिया गया। ये डेवार बेंजीन है, केकुले ने वो स्ट्रक्चर आके दे दिया। तो क्या हुआ कि वहां अब ये बात था कि भाई कोई एक ही स्ट्रक्चर सही होगा बेंजीन का, और आखिर कौन सा स्ट्रक्चर सही हो। कोई एक ही स्ट्रक्चर बेंजीन का सही होगा ना, अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग स्ट्रक्चर देते गए बेंजीन का। उसके प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे, केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे अलग अलग स्ट्रक्चर देते गए बेंजीन का। लेकिन सही तो कोई एक ही स्ट्रक्चर होगा। तो हम बाकी स्ट्रक्चर की बात नहीं करते, हम केकुले की बात करते हैं। केकुले ने क्या किया, बेंजीन का स्ट्रक्चर दिया, ये जो आप बनाते हैं। जब ऐसा स्ट्रक्चर है तो ये भी संभव है, हम इसी का मिरर इमेज ले सकते हैं, कुछ इस तरह से भी हम बना सकते हैं इस बेंजीन को। तो केकुले ने बोला कि these two structures remain in the state of rapid equilibrium,
डायनामिक इक्विलिब्रियम। बेंजीन का ये दो स्ट्रक्चर है और केकुले का कहना कि बेंजीन का ये दोनों स्ट्रक्चर है और दोनों स्ट्रक्चर क्या होता है, इक्विलिब्रियम में होता है, इंटर कन्वर्टेबल होता है। ये स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट होता है, ये स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट होता है। किसने बोला ये बात? केकुले ने। अलग अलग साइंटिस्ट आया, अलग अलग स्ट्रक्चर देके गया, लेकिन हम बाकी स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ कुछ बोल नहीं रहे, हम सिर्फ और सिर्फ केकुले की अभी बात कर रहे हैं। फिर हम लोग रेजोनेंस समझेंगे। केकुले आया और बोल दिया कि भाई बेंजीन का ये स्ट्रक्चर है और ये दोनों स्ट्रक्चर क्या होता है, रैपिडली इंटरकन्वर्टेबल होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है। और इस बेंजीन को बोल दिया गया केकुलेस बेंजीन। जो साइंटिस्ट जो स्ट्रक्चर दिया, उस स्ट्रक्चर के आधार पे उस साइंटिस्ट का नाम जोड़ दिया गया। बेंजीन का जो भी साइंटिस्ट स्ट्रक्चर दिया, उस स्ट्रक्चर को साइंटिस्ट के नाम से जोड़ दिया गया। जैसे केकुले ने ये स्ट्रक्चर दिया, इस स्ट्रक्चर को बोल दिया गया केकुलेस बेंजीन। डेवार ने जो स्ट्रक्चर दिया उसको बोल दिया गया डेवास बेंजीन। ठीक है, तो ये आपका केकुले बोल के चले गए। लेकिन ऐसा बोलने से उस बेंजीन मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ऐसा बोलने से बेंजीन मॉलिक्यूल का सारा प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं हो पाया। क्यों भाई? तो आप समझिए, कोई एक स्ट्रक्चर ले लीजिए, केकुले ने जो स्ट्रक्चर दिया, ये स्ट्रक्चर अगर मानिए कि ये स्ट्रक्चर को अभी हम फिलहाल सही मान रहे हैं, हम लोग तो यही स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, इसको हम सही मान रहे हैं। चलिए अभी आप समझिए, ये स्ट्रक्चर आपका बेंजीन का है, जो केकुले ने दिया था, इसको हम सही मान रहे हैं। तो हम देख क्या रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, किसी एक स्ट्रक्चर को लेते हैं और यहां हम देखते क्या है, फ्रॉम दिस स्ट्रक्चर वी फाइंड दैट, हम क्या पाते हैं कि ऑल बॉन्ड लेंथ्स, ऑल सीसी बॉन्ड लेंथ आर नॉट इक्वल। पहला चीज तो हम ये नोटिस कर रहे हैं, ये देखिए यहां जो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है, तो सीसी बॉन्ड लेंथ वन टू के बीच बराबर होगा 3 4 के बीच, बराबर होगा 5 और 6 के बीच, 1 2 के बीच, 3 4 के बीच, 5 और 6 के बीच डबल बॉन्ड है, तो ये आपस में बराबर होगा। और ये आपका छोटा होगा, सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है, डबल बॉन्ड छोटा होता है, ये तो पता है। सिंगल रस्सी उसको फोल्ड कर देते हैं तो डबल बॉन्ड लेंथ छोटा, फिर ट्रिपल फोल्ड करेंगे तो और छोटा। तो देखिए यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो किससे छोटा होगा, 2 3, जो कि आपस में बराबर होगा 4 5, जो कि बराबर होगा 1 और 6 के। तो हमको 3 3 का सेट मिला, 2 3 4 5 1 6 सिंगल है और ये आपका डबल है। तो सिंगल बॉन्ड बड़ा हो गया, डबल बॉन्ड छोटा हो गया। देखिए, और देखिए यहाँ सी डबल बॉन्ड, सी बॉन्ड लेंथ थोड़ा सा देखिए, सीसी डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 1.35 पिकोमीटर, और सी सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 1.47 पिकोमीटर। सीसी डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है 1.35 पिकोमीटर, सी सिंगल बॉन्ड सी का जो बॉन्ड लेंथ होता है 1.47 पिकोमीटर।
बेंजीन का इसका मतलब क्या है कि यहाँ डबल बॉन्ड है 1 और 2 3 और 4 5 और 6 के बीच, ये तीनों डबल बॉन्ड होने की वजह से इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा 1.35 के आसपास। यहाँ जो सिंगल बॉन्ड है 2 3 4 5 1 और 6 के बीच, इसका बॉन्ड लेंथ 1.47 के आसपास। स्वाभाविक बात है कि ये तीनों सेट वाला बड़ा, ये तीनों सेट वाला आपस में बराबर और छोटा, डबल वाला सेट छोटा, सिंगल वाला सेट बड़ा। देख लीजिए यहां, ये तो हम इस स्ट्रक्चर के आधार पे यहां बोल रहे हैं, सिंपल पहले बॉन्ड लेंथ के आधार पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको। इन एक्चुअल जो होता है, इन एक्चुअल तो वास्तव में होता है ऑल बॉन्ड लेंथ, ऑल देखिए यहां ध्यान से इंपॉर्टेंट, ऑल सीसी बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन आर इक्वल। सारा सीसी बॉन्ड लेंथ, बड़ा छोटा कोई नहीं, तीन तीन का सेट वगैरह नहीं होता, सारा बॉन्ड लेंथ आपस में बराबर होता है। ऑल सीसी बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन आर इक्वल and the bond length is found to be around 1.39, ऑलमोस्ट बोल दीजिए 1.40 पिकोमीटर। ये बड़ा बात। अब जिस स्ट्रक्चर को सही मान के उसका एनालिसिस कर रहे थे, देखिए क्या हुआ। यहां देख क्या रहे थे, ये वाला बॉन्ड लेंथ, ये वाला बॉन्ड लेंथ, ये वाला बॉन्ड लेंथ डबल है, आपस में बराबर, सिंगल भी आपस में बराबर, सिंगल वाला बड़ा डबल वाला छोटा। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है बेंजीन मॉलिक्यूल में वास्तविक रूप में। वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है कि सारा बॉन्ड लेंथ 1 2 2 3 4 3 4 4 5 5 6 1 6 सारा इक्वल लेंथ का होता है, और उसका बॉन्ड लेंथ ना तो 1.35 के आसपास होता है, ना ही 1.47 के आसपास होता है। उसका जो बॉन्ड लेंथ होता है 1.35 और 1.47 के बीच में जो नंबर आता है 1.40 पिकोमीटर होता है। ये देखिए, ये है आपका। अब इस समस्या का हल क्या निकाला जाए, इस समस्या का हल क्या होगा? तो इस समस्या का जो हल था वो ये था कि यहीं पे आपका रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, वो बोला गया। वहां पे फिर क्या आया, फर्दर जो कॉन्सेप्ट आया कि इफ वन और मोर सच स्ट्रक्चर्स, if one or more such structures of any molecule does not completely explain all the properties of the molecule, if one or more such structures of any molecule does not completely explain all the properties of the molecule, then the real structure is actually obtained due to contribution of all the possible structures if one or more such structures of any molecule does not completely explain all the properties of the molecule, अगर एक या उसके जैसा बहुत सारा स्ट्रक्चर अगर मॉलिक्यूल के सारे प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं करता है, तो जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो कैसे ऑब्टेन होता है? इट ऑब्टेन ड्यू टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द पॉसिबल स्ट्रक्चर्स ऑफ ए मॉलिक्यूल, एंड द रियल स्ट्रक्चर is the hybrid structure often known as resonance hybrid.
यदि किसी भी मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर या उससे ज्यादा स्ट्रक्चर संभव है और मॉलिक्यूल का सारा प्रॉपर्टी हम लोग किसी एक या उसी के जैसा बाकी स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो जो असली मॉलिक्यूल होगा वो सारे मॉलिक्यूल के पॉसिबल स्ट्रक्चर के अलग अलग कंट्रीब्यूशन, कोई जरूरी नहीं कि सारे मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है, पॉसिबल स्ट्रक्चर है, उसका असली मॉलिक्यूल में कंट्रीब्यूशन सेम हो, ऐसा जरूरी नहीं। वो जो असली स्ट्रक्चर होगा वो आपका ऑब्टेन होगा, वो हम लोग पाएंगे। कैसे पाएंगे? जो असली स्ट्रक्चर हम लोग पाएंगे वो पाएंगे हम लोग, वो ऑब्टेन होगा मेरे सारे स्ट्रक्चर के कंट्रीब्यूशन से। मतलब कि देखिए कोई मॉलिक्यूल है, समझिए, उसका 3-4 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2, स्ट्रक्चर 3, स्ट्रक्चर 4, ठीक है, 4 स्ट्रक्चर पॉसिबल है किसी भी मॉलिक्यूल का। तो और ये चारों स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टी, पूरे प्रॉपर्टी को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, ठीक है। जब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है तो जो रियल मॉलिक्यूल होगा वो क्या होगा? हाइब्रिड होगा। हाइब्रिड करने का मतलब इन सारे के कंट्रीब्यूशन से मिलकर बनेगा, इन सारे मॉलिक्यूल के इस मॉलिक्यूल के सारे स्ट्रक्चर्स के कंट्रीब्यूशन से मिलकर बनेगा असली मॉलिक्यूल। हाइब्रिड जो होगा वो रियल स्ट्रक्चर होगा। अब ये मॉलिक्यूल का जो अलग अलग स्ट्रक्चर है उसका कंट्रीब्यूशन मानिए x%, y%, z%, 100 माइनस x प्लस वाई प्लस z%। इस परसेंट के आधार पर सब कंट्रीब्यूट करेगा, 10%, 15%, 20%, 25%, ऐसे करके कुल मिलकर कंट्रीब्यूट करेगा। और कंट्रीब्यूट करके एक जो स्ट्रक्चर आएगा उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। सारे स्ट्रक्चर के मिश्रण से बना हुआ स्ट्रक्चर ही आपका रियल स्ट्रक्चर होगा, उसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और ये जो स्ट्रक्चर एराइज किया, ये एराइज करता है ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू फेनोमेनन ऑफ रेजोनेंस। और सारा स्ट्रक्चर मिलकर रियल स्ट्रक्चर में आपका कंट्रीब्यूट किया, इसीलिए इस रियल स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। Always the hybrid structure is the real structure, and imaginary and all such contributing structures are known as imaginary structures। ठीक है, इसको लिखिए। तो बेंजीन का बात कर रहे हैं, फिर से समझिए, चीजों को समझिए, क्यों इतना समझा रहे हैं वो समझिए। पहले रेजोनेंस पढ़ लेना, स्ट्रक्चर बना देना, वो सब तो बच्चों का खेल है, समझना बहुत बड़ी बात। ये देखिए, ये एक स्ट्रक्चर है, इधर से इधर पाई बॉन्ड में ओवरलैप हो रहा है। अब यहाँ चॉइस है, अगला स्ट्रक्चर भी यहाँ पॉसिबल है जो कि इक्विलिब्रियम में नहीं होता। अब तो केकुले का वो जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। केकुले ने क्या बोला था कि दोनों स्ट्रक्चर रैपिड इक्विलिब्रियम में होता है, इंटर कन्वर्टिबल होता है, एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, दूसरा स्ट्रक्चर पहले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, क्योंकि गलत बात। दोनों स्ट्रक्चर क्या होता है? कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होता है। देखिए अभी ये एक स्ट्रक्चर है इस मॉलिक्यूल का, अब क्या होगा, इसके पास पॉसिबिलिटी है इधर पाई बॉन्ड बना ले, फिर ये वाला अकेला हो जाएगा, ये इधर बनाने लगेगा, और ये अकेला पहले से है, फिर ये अब अकेला हो गया तो ये इधर भी बनाने लगेगा, जिसकी वजह से जो नया स्ट्रक्चर उत्पन्न होगा वहां डबल बॉन्ड आपका दूसरे पोजीशन पे बनेगा। पहले यहां था, अब ये यहां बनने लगेगा। देखिए फिर ये अकेला बचा, ये इधर बनाने लगा, ये इधर बनाने लगा डबल बॉन्ड।
तो जो अब नया स्ट्रक्चर होगा, केकुले ने सही बोला, स्ट्रक्चर बताया तो सही था, लेकिन आखिर वो दोनों स्ट्रक्चर रैपिड इक्विलिब्रियम में ना होके यहाँ क्या होगा, कंट्रीब्यूटिंग। देखिए अब डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया, यहाँ शिफ्ट कर गया, यहाँ शिफ्ट कर गया। इसी फेनोमेनन को रेजोनेंस बोलते हैं, रेजोनेंस। इन द केस ऑफ बेंजीन पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो गया, यहाँ था अब यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, अपना पोजीशन चेंज कर गया। डबल बॉन्ड अपना पोजीशन चेंज कर गया, पाई इलेक्ट्रॉन गेट्स डिलोकलाइज्ड। अब यही दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल नहीं होगा, यही स्ट्रक्चर क्या होगा, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलेंगे, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। और ये किसमें कंट्रीब्यूट करेगा, असली स्ट्रक्चर जिसको बोलेंगे हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड। ये आपका कंट्रीब्यूट करेगा किसमें, रेजोनेंस हाइब्रिड में। और जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा, वो दोनों स्ट्रक्चर के कंट्रीब्यूशन से मिले बनेगा। इसके भी कंट्रीब्यूशन से, इसके भी कंट्रीब्यूशन से, क्योंकि दोनों एक जैसा है देखने में, इसलिए जो रसली स्ट्रक्चर होगा दोनों के कंट्रीब्यूशन से बनेगा। और जो डबल बॉन्ड होगा वो सारे जगह पे हो जाएगा, लेकिन डबल नहीं होके पार्शियल डबल होगा। इसी कारण हम लोग बेंजीन के अंदर में क्या बोलते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड है, सब जगह पाई इलेक्ट्रॉन है। ये आपका रियल स्ट्रक्चर है। अगले लेक्चर में हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अभी इसको पढ़िए, समझिए, और फिर अगले स्ट्रक्चर में हम सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे।